नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास का टॉपिक। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पुष्य भूति या वर्धनवंश। इससे बहुत बार एसएससी एचएसएससी रेलवे में क्वेश्चन पूछ लेता है बार बार कि बताइए वर्धनवंश की राजधानी कहाँ थी, वर्धनवंश ने कहाँ राज किया था। तो सबसे पहले बात करेंगे पुष्य भूति वंश या वर्धनवंश। तो पुष्य भूति या वर्धनवंश का संस्थापक था कौन? पुष्य भूति। पुष्य भूति या वर्धनवंश का संस्थापक 550 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी। गुप्त वंश के बाद जो वंश आया था वो मोखरी, गौड़ और वर्धनवंश, और उन्हीं में से एक वंश था जिसका नाम था वर्धनवंश, जिसका संस्थापक पुष्य भूति 550 ईस्वी में। और इसकी राजधानी हुआ करती हरियाणा के थानेश्वर, और थानेश्वर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। ये पूछ लिया वर्धनवंश की राजधानी क्या थी, तो वो थी थानेश्वर, कुरुक्षेत्र, यानी कि हरियाणा में। पूछेगा कि पुष्य भूति या वर्धनवंश का प्रथम शक्तिशाली या स्वतंत्र शासक कौन था? उसका नाम हुआ था प्रभाकर वर्धन। पूछेगा प्रथम स्वतंत्र या शक्तिशाली शासक कौन सा था वर्धनवंश का? वो था प्रभाकर वर्धन। कब? 580 ईस्वी में, और वह इस वंश का चौथा शासक था। वर्धनवंश का चौथा जो शासक था उसका नाम था प्रभाकर वर्धन, जो 580 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। वह इस वंश का चौथा शासक था। उसकी पत्नी का, प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती, जिससे और इसके बड़े बेटे का नाम था राज्यवर्धन, छोटा बेटा हर्षवर्धन, और पुत्री का नाम था राजश्री। तो पूछ ले कि आपसे बताइए कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था और इसके बड़े बेटे का नाम राज्यवर्धन, छोटा हर्षवर्धन, और एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था राजश्री। राजश्री का जो विवाह किया था वो किसके साथ किया था? राजश्री का विवाह ग्रहवर्मा, जो मोखरी शासक था। राजश्री का विवाह किसके साथ किया था? ग्रहवर्मा के साथ किया था। और ग्रहवर्मा किसका शासक था? कन्नौज में एक वंश हुआ करता था मोखरी। तो मोखरी वंश का शासक ग्रहवर्मा के साथ की थी राजश्री का विवाह किया था। राजश्री किसकी लड़की थी? तो वो प्रभाकर वर्धन की, जिसका ग्रहवर्मा के साथ क्या हुआ था? शादी हुई थी। और ग्रहवर्मा मोखरी शासक था कहाँ पर? कन्नौज में। ये पूछ ले कि मोखरी वंश का संस्थापक कौन है? तो मोखरी वंश का संस्थापक था कौन? मुखर। क्या हुआ कि ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी किसने? देवगुप्त। मालवा के शासक देवगुप्त ने क्या कर दिया? ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। ग्रहवर्मा ने किसके साथ? राजश्री के साथ विवाह किया था, जो मोखरी वंश का शासक था कन्नौज में। और मोखरी वंश का संस्थापक कौन था? मुखर। फिर पूछ लेगा कि ग्रहवर्मा की क्या हुई? हत्या की थी कहाँ पर? मालवा के शासक हुआ करता था जिसका नाम था देवगुप्त। देवगुप्त, मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया। अभी क्या हुआ था कि 605 ईस्वी के आसपास राज्यवर्धन को प्रभाकर वर्धन ने हुणों के आक्रमण को विफल करने के लिए भेजा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि इस समय प्रभाकर वर्धन 605 ईस्वी में बीमार पड़ा हुआ था। उसने राज्यवर्धन को हुणों के आक्रमण को विफल करने के लिए भेजा। जब वहाँ पर हुणों के साथ लड़ाई छिड़ी हुई थी तो उसी समय राज्यवर्धन को पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हुई, यानी कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई। वो वापिस आया और वापिस आने के बाद उसको एक और सुना कि मालवा के शासक देवगुप्त ने क्या कर दिया कि राजश्री के पति ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। अब क्या हुआ? देवगुप्त की हत्या फिर किसने की? राज्यवर्धन ने क्या किया? फिर देवगुप्त की, क्योंकि देवगुप्त ने किसकी हत्या की थी? राजश्री के पति ग्रहवर्मा की हत्या की। तो देवगुप्त ने क्या किया? राज्यवर्धन ने क्या किया? देवगुप्त की हत्या कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि देवगुप्त का एक मित्र हुआ करता था गौड़ नरेश। गौड़ का राजा हुआ करता था शशांक। शशांक ने क्या कर दिया कि राज्यवर्धन की हत्या कर दी। देवगुप्त, जिसने ग्रहवर्मा राजश्री के पति की हत्या की थी, तो देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन ने की थी। अब क्या हुआ कि देवगुप्त का एक मित्र हुआ करता था गौड़ नरेश, यानी गौड़ का राजा, और जिसका नाम था शशांक। जिसका नाम क्या था? शशांक। शशांक ने क्या कर दिया? राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शशांक गौड़ नरेश था और वो किस धर्म को मानता था? शैव धर्म का अनुयायी था। पूछ लेगा कि गौड़ नरेश शशांक किस धर्म का अनुयायी था? तो गौड़ नरेश शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। उसने क्या किया था? बोध गया में बोधि वृक्ष को कटवा कर विंध्याचल के जंगलों में फिकवा दिया था। शशांक ने पूछेगा कि बताइए बोध गया में बोधि वृक्ष किसने कटवाया था? तो बोध गया में बोधि वृक्ष कटवाया था, उसका नाम था गौड़ नरेश शशांक। और उस बोधि वृक्ष को कटवा कर कहाँ फिकवा दिया था? विंध्याचल के जंगलों में फिकवा दिया था। अब राज्यवर्धन
की मृत्यु के बाद, राज्यवर्धन की जब हत्या हुई इसके बाद थानेसर का शासक बना उसका राज्यवर्धन का छोटा भाई था हर्षवर्धन, यानी प्रभाकरवर्धन का छोटा लड़का यानी कि राज्यवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में थानेसर की गद्दी पर बैठा। 606 ईस्वी में राज्यवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन 606 ईस्वी में क्या हुआ कि थानेसर की गद्दी पर बैठा, और उसने क्या किया कि 591 में जन्म हुआ था हर्षवर्धन का और 606 में राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेसर की गद्दी पर बैठा 16 वर्ष की आयु में उसने किसको, शशांक जिसने राज्यवर्धन की गौड़ नरेश शशांक जिसने राज्यवर्धन की हत्या की थी, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में क्या किया, शशांक को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। शशांक को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया हर्षवर्धन ने, और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। वर्धन वंश की पहले राजधानी थी थानेसर। ये पूछेगा थानेसर से राजधानी स्थानांतरित वर्धन वंश की किसने की थी, तो वो की थी हर्षवर्धन ने। थानेसर से राजधानी को स्थानांतरित किया हर्षवर्धन ने, कहाँ पर किया, कन्नौज किया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पहले हर्षवर्धन की पहले राजधानी क्या थी, थानेसर। ये पूछा हर्षवर्धन की हरियाणा में राजधानी क्या थी, थानेसर, और कन्नौज को, थानेसर से कन्नौज को राजधानी किसने बनाया, तो वर्धन वंश का शासक हुआ करता था हर्षवर्धन। फिर यहाँ से क्या बात हुई, हर्षवर्धन 606 में गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन को शीलादित्य भी कहा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बताइए शीलादित्य के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो शीलादित्य के नाम से जाना जाता है वो वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन को। और इसने एक उपाधि और धारण की थी, और वो उपाधि धारण की थी परम भट्टारक। हर्षवर्धन ने परम भट्टारक की उपाधि धारण की, इसको शीलादित्य भी कहा जाता है। क्या हुआ कि नर्मदा नदी के तट पर 632 ईस्वी में, नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ 632 ईस्वी में, और वो युद्ध हुआ था किसके बीच, वातापी के चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच 632 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। ये पूछा जाता कि नर्मदा नदी के तट पर युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो वह वातापी, जो वातापी का चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय और वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध कब हुआ, 632 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, हर्षवर्धन की हार हुई थी और पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी। पूछेगा किस चालुक्य शासक ने, किस वातापी के चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था, तो उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। कब, 632 ईस्वी में। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित एक अभिलेख भी है जिसका नाम है ऐहोल अभिलेख। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है, तो ऐहोल अभिलेख संबंधित है, वो किससे संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय जो वातापी के चालुक्य वंश का शासक था। फिर एक बात, ऐहोल अभिलेख के अनुसार यह युद्ध 634 ईस्वी में हुआ। कुछ इतिहासकारों की माने तो नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था 632 में। ऐहोल अभिलेख के अनुसार जो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, ऐहोल अभिलेख जो कर्नाटक से मिला है, उसके अनुसार युद्ध 634 में हुआ था। जेई 2000 एसएससी जेई 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध कब हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि 2016 में तांबे की प्लेट मिली थी पुलकेशिन द्वितीय की। पुलकेशिन द्वितीय की एक तांबे की प्लेट मिली थी और 2016 में उसका कूट अनुवाद किया गया था और उसमें लिखा गया था कि 618 ईस्वी में दोनों के बीच युद्ध हुआ था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध कब हुआ, तो 618 ईस्वी में आंसर चेक हुआ एसएससी जेई 2018 में। क्यों, यह पुलकेशिन द्वितीय की किसकी तांबे की प्लेट मिली थी और उसका 2016 में कुटानुवाद किया था, उसके अनुसार युद्ध हुआ 618 में नर्मदा नदी के तट पर। ऐहोल अभिलेख जो पुलकेशिन द्वितीय उसके अनुसार 634 में युद्ध हुआ और इतिहासकारों की माने तो नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था 632 में। एग्जाम में पूछा गया है, उसका आंसर होगा 618। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था, वातापी के चालुक्य वंश का शासक था। ये पूछ ले कि बताइए वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, जयसिंह, जिसकी राजधानी थी वातापी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वातापी। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी, वातापी, इसलिए इसको वातापी के चालुक्य वंश का शासक बोला जाता पुलकेशिन द्वितीय को। और वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है, वो था कौन भाई, जयसिंह, और जिसकी राजधानी थी वातापी। क्या कहा जाता है कि हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का स्वामी। तो
तो पुलकेशिन द्वितीय को कहा जाता है कि दक्षिण भारत का स्वामी या दक्षिणापथेश्वर। ये पूछेगा पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण किसने की थी? पुलकेशिन द्वितीय को। यानी कि ये अपने आप को क्या कहता था? दक्षिण का स्वामी। ये पूछा जाएगा कि दक्षिण का स्वामी किस शासक को कहा जाता है? पुलकेशिन द्वितीय। और हर्षवर्धन को उत्तर का स्वामी कहा जाता है। फिर क्या हुआ? पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, वो था पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अब क्या हुआ कि पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था 642 ईस्वी में। ये पूछेगा कि बताइए पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था 618 ईस्वी में, तो उस पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? तो पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में किसको हराया था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया 618 में। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? तो पल्लव वंश का शासक हुआ करता था नरसिंह वर्मन प्रथम, उसने 642 में हराया था। फिर 633 ईस्वी में हर्ष ने वल्लभी गुजरात के शासक दुर्योधन को हराया था। 633 ईस्वी में हर्ष ने वल्लभी गुजरात के शासक दुर्योधन को हराया था। ये पूछेगा गुजरात के शासक दुर्योधन को किसने हराया? तो गुजरात के शासक दुर्योधन को 633 ईस्वी में किसने हराया था? हर्षवर्धन ने हराया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वातापी कोड की उपाधि धारण की थी, क्योंकि नरसिंह वर्मन प्रथम जो पल्लव शासक था उन्हें पुलकेशिन द्वितीय को हराकर उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया और नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या कर लिया? वातापी कोड की उपाधि धारण की। हर्ष की मृत्यु जो हुई थी 647 ईस्वी में हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि हर्ष की मृत्यु कब हुई थी? तो हर्ष की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में और वह अंतिम शासक था किसका? वर्धन वंश का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति और वर्धन वंश का अंतिम शासक था, उसका नाम क्या था भाई? हर्षवर्धन। वर्धन वंश का प्रथम शासक पुष्यभूति जो संस्थापक है, और वर्धन वंश का अंतिम शासक था वो था हर्षवर्धन। यह निसंतान था, ठीक है, इसके कोई बच्चे नहीं थे तो पूछ ले। तो ये था वर्धन वंश की हमने शुरुआत की। अब आगे पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर एक यात्री हुआ करता था, चीनी यात्री, जिसका नाम था हावेनसोंग। हावेनसोंग। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि चीनी यात्री हावेनसोंग किसके काल में भारत आया था? तो यह हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। हर्षवर्धन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि हर्षवर्धन के काल में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा चीनी यात्री हावेनसोंग, चीनी यात्री हावेनसोंग किसके काल में भारत आया था? तो चीनी यात्री हावेनसोंग हर्षवर्धन के काल में भारत आया। वर्धन वंश या किस वंश के काल में आया था? वर्धन वंश के काल में भारत आया था। हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री हावेनसोंग भारत आया। यह चीन से कब चला था? यह चीन से 629 ईस्वी में चला था। फिर पूछेगा पहुंचा कब? तो यह पहुंचा था, वो पहुंचा था 630 ईस्वी में। ये पूछेगा कि वापिस कब गया? तो वापिस चीन लौटा, वापिस 645 ईस्वी। भारत में कितने वर्ष रहा? 15 वर्ष तक रहा। ये पूछेगा चीनी यात्री हावेनसोंग भारत किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। ये चीन का यात्री था। चीन से 629 में चला, 630 में भारत पहुंचा और वापस कब चलेगा? 645। कितने वर्ष ठहर कर? 15 वर्ष ठहर कर। ये पूछेगा हावेनसोंग हरियाणा में कब से कब तक रहा? तो हरियाणा में इसी काल में 630 से 645 के बीच में, जब 634 ईस्वी से 644, क्योंकि पूरे देश में घूमा था। तो हरियाणा में काल क्या है? तो हावेनसोंग का भारत में काल तो है 630 से लेकर 645 तक रहा था, लेकिन हरियाणा में कब से कब रहा था? पूछेगा हावेनसोंग हरियाणा का काल था 634 से 644 के बीच। हावेनसोंग कहाँ रहा था? हरियाणा में। चीनी यात्री हर्षवर्धन के काल में आया था हावेनसोंग। 629 में चला, 630 में पहुंचा, 645 में वापस 15 वर्ष ठहर कर चला गया। हरियाणा में काल था हावेनसोंग का 634 से 644। फिर और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सीयूकी। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? सीयूकी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए सीयूकी पुस्तक किसकी? हावेनसोंग की, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। पूछेगा कि 138 देशों का विवरण किस पुस्तक से मिलता है? तो 138 देशों का
विवरण जो मिलता है वो सीयू की पुस्तक, और किसकी थी वो, ह्वेनसोंग। ह्वेनसोंग की पुस्तक सीयू की 138 देशों का विवरण मिलता है। और वर्धन वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, सीयू की पुस्तक जो ह्वेनसोंग की है। पूछ लिया थानेसर के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, सीयू की किसकी पुस्तक, ह्वेनसोंग। वर्धन वंश और थानेसर के इतिहास की जानकारी सीयू की पुस्तक जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता, किसकी है, ह्वेनसोंग की। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, यह ह्वेनसोंग क्या करने के लिए आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ इकट्ठा कर ले जाने के लिए। किसके लिए, बौद्ध ग्रंथ इकट्ठा करने के लिए, बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा कर ले जाने के लिए और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए कौन आया था, चीनी यात्री ह्वेनसोंग। चीनी यात्री ह्वेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ इकट्ठा करने के लिए भारत आया था। और यह भारत में आया पढ़ने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय में इन्हें पढ़ाई की। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था, तो उस समय कुलपति था आचार्य शीलभद्र। आचार्य शीलभद्र। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि ह्वेनसोंग के पढ़ाई के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था, आचार्य शीलभद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम जो गुप्त शासक है, गुप्त वंश का शासक हुआ करता था कुमारगुप्त प्रथम, वह नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। और जब ह्वेनसोंग पढ़ने के लिए आया था उस समय इसका कुलपति था शीलभद्र। बौद्ध ग्रंथ और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए कौन आया था, ह्वेनसोंग। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि नीति का पंडित किसे कहा जाता है, ह्वेनसोंग को कहा जाता है नीति का पंडित। और यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, आधुनिक शाक्य मुनि किसको कहा जाता है, ह्वेनसोंग को। ठीक है, ह्वेनसोंग को क्या कहा जाता है, आधुनिक शाक्य मुनि, नीति का पंडित, और क्या कहा जाता है इसको, आधुनिक शाक्य मुनि। फिर पूछेगा कि रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद किसके नाटक हैं, तो नागानंद, ये तीनों नाटक संस्कृत नाटक हैं। और ये संस्कृत नाटक किसने लिखे थे, संस्कृत नाटक तो ये किसके हैं, हर्षवर्धन के। किसके हैं, हर्षवर्धन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना किसने की थी, तो ये तीनों संस्कृत में नाटक हैं, इनकी रचना हर्षवर्धन ने की थी। माना तो ये भी जाता है कि किसी दावक नामक कवि ने हर्षवर्धन से पुरस्कार प्राप्त करके ये तीनों नाटक लिखे थे। तो रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंद किसके, हर्षवर्धन के नाटक हैं, संस्कृत नाटक हैं। हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहता था, तो उसका नाम था बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहता था, बाणभट्ट, जिसके हर्षचरित की रचना किसने की है, तो हर्षचरित की रचना और कादंबरी और हर्षचरित की रचना किसने की है, बाणभट्ट। तो हर्षचरित पुस्तक और कादंबरी पुस्तक किसने लिखी है, बाणभट्ट। किसके दरबार में रहता था, हर्षवर्धन के। रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंद हर्षवर्धन के लिखे हुए नाटक जो संस्कृत भाषा में दावक नामक कवि ने पुरस्कार प्राप्त करके हर्षवर्धन के लिए नाटक लिखे थे, ऐसा माना जाता है। फिर हर्षवर्धन के समय में क्या हुआ था कि प्रयाग जो वर्तमान इलाहाबाद है, हर्षवर्धन के समय में प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसको कहा जाता था महामोक्ष परिषद। ह्वेनसोंग ने क्या किया था, खुद छठे समारोह में भाग लिया था। ये पूछा किसके काल में, प्रयाग में प्रत्येक पाँचवें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, तो वो हर्षवर्धन के काल में उस समारोह को क्या कहा जाता था, महामोक्ष परिषद। ये पूछा ह्वेनसोंग ने किस समारोह में भाग लिया था, छठे समारोह में भाग लिया था। हर्षवर्धन के काल में पुलिसकर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। हर्षवर्धन के काल में पुलिसकर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। फिर एक बात और पूछेगा कि हर्षवर्धन के काल में मथुरा सूती वस्त्र व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि हर्षवर्धन के काल में सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी थी, वह मथुरा थी। हर्षवर्धन के काल में सिंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, तो सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था वो तुला यंत्र या जल पंप का। किसका, तुला यंत्र या जल पंप का। हर्ष की मृत्यु का वो 647 ईस्वी में वह निसंतान था। वह इस वंश का अंतिम शासक था। निसंतान यानी उसकी कोई संतान नहीं थी। तो वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति, जिसकी थानेसर राजधानी थी, अंतिम शासक था हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन को भारत का अंतिम
हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट का, दिल्ली पर की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक पूछ ले, अंतिम हिंदू शासक था हेमू, लेकिन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट पूछ ले तो उसका नाम था क्या? हर्षवर्धन। ओके, बाय बाय, शेयर एंड सब्सक्राइब। टॉपिक पूरा भाई।